हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मनीष कौशल है और मैं एक कंप्यूटर प्रोफेशनल हूं और मैं आपके लिए समय समय पर नए नए वीडियोस लेके आता रहता हूं जो कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। ये टॉपिक ऐसे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जहां पर कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है उसका एग्ज़ाम होता है। जैसे सीपीसीटी का एग्ज़ाम है, कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं क्योंकि ये कंप्यूटर का बेसिक है। तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता क्या है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मतलब कि जो कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर लगे होते हैं उनको कंट्रोल करे या हमारे काम को करने में सक्षम हो। जैसे यदि हम कोई ऑफिस वर्क करते हैं तो ऑफिस वर्क करने के लिए हमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है ना। या फिर कंप्यूटर ही स्टार्ट करना है तो हमें डॉस, विंडोज़, लाइनेक्स इत्यादि ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारे के सारे काम जिसके द्वारा होते हैं वो सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर इन सॉफ्टवेयर्स को कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। देखिए नीचे लिखा हुआ है टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स। हमारे पास बहुत प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं जिसमें हमें काम करना आना चाहिए। यदि आप सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। उसमें कोई आप फाइल बनाते हैं, डिलीट करते हैं, उसका मैनेजमेंट करते हैं या फिर अपना बायोडाटा बनाते हैं, इंटरनेट का कोई काम करते हैं या फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर के द्वारा ही किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर्स भी कई कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, मुख्य रूप से ये दो प्रकार के होते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इनके अंतर्गत भी बहुत सारी सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरी हैं जिनको मैं धीरे धीरे आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला बताया गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर। नाम से ही पता चलता है, सिस्टम अर्थात कंप्यूटर सिस्टम, और सॉफ्टवेयर मतलब उसको नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम, वो सॉफ्टवेयर कहलाएगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, उसके हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, जो इंटरनल या एक्सटर्नल हार्डवेयर होते हैं उन सभी को कंट्रोल करने के लिए भी जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जब कंप्यूटर स्टार्ट किया जाता है तब मेमोरी में लोड हो जाते हैं और ये तब तक रहते हैं जब तक हम उसमें कार्य करते हैं, और जैसे हम सिस्टम को क्लोज करते हैं इनका जो मेमोरी में प्रेजेंस है वो भी वहाँ से समाप्त हो जाता है। तो सबसे पहले बताया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सिस्टम को ऑपरेट करने वाला सॉफ्टवेयर, मतलब सिस्टम को चलाने वाला सॉफ्टवेयर। यदि ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में नहीं है तो हम किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। जैसे आप सोचें कि आप किसी कंप्यूटर पर बैठे हैं और उसमें विंडोज़ ही नहीं है, डॉस नहीं है, लाइनेक्स नहीं है, तो क्या आप उसमें काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो कंप्यूटर को नियंत्रित करने वाले, उसको चलाने वाले जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। चाहे आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, मोबाइल फ़ोन हो, सब में एक ऑपरेटिंग सिस्टम अवश्य होता है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस क्रिएट करता है, मतलब आपको काम करने की जो फैसिलिटी है वो प्रदान करता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये, जैसे रियल टाइम है, एम्बेडेड है ना, या मल्टी यूज़र हैं, सिंगल यूज़र, इंटरनेट, मोबाइल, ये बहुत सारे दूसरे जो डिवाइसेस होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी इन्हीं सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं इनके उदाहरण, जैसे एंड्रॉयड, मैक, यूनिक्स है ना, सेंट ओएस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ये सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पहले डॉस था, अभी डॉस का यूज़ ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जितने ऑपरेटिंग सिस्टम है लगभग उनका बेस जो है वो डॉस ही है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सबसे पहले आया था, उसके बाद जो है वो विंडोज़ आई है।
लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये काफ़ी पॉपुलर हैं और इनका उपयोग जो होता है वो सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। और कितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, लेकिन एक समय में हम एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर सकते हैं। यदि आप विंडोज़ में काम कर रहे हैं तो डॉस में या लाइनक्स में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसे हम प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। प्लेटफॉर्म इसलिए क्योंकि जितनी एप्लीकेशंस चलानी है आपको, जितने काम करने हैं, चाहे वो इंटरनेट हो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हो, या डेटा ट्रांसफ़र करना हो, डिस्क फॉर्मेट करनी हो, है ना, या पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव जितनी है उनको फॉर्मेट करना हो, उनका मैनेजमेंट करना हो फाइल का, ये सारे का सारा काम जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है और एक समय में हम एक पर ही काम कर सकते हैं। तो ये बहुत उपयोगी हैं। यदि ये सिस्टम में नहीं है तो हम उसमें काम नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है वो है डिवाइस ड्राइवर। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर के साथ जितने भी हार्डवेयर अटैच करते हैं हम, एक्सटर्नल या इंटरनल, वो सारे के सारे डिवाइसेस ही कहलाते हैं। जैसे रैम, रोम, है ना, या फिर हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, या फिर आपका प्रिंटर, नेटवर्क ड्राइवर, या इंटरनेट का जो कार्ड होता है एनआईसी बोलते हैं उसको, है ना। तो ये जितने हार्डवेयर हम पेरिफेरल डिवाइसेस जितने भी होते हैं उनको यदि आप सिस्टम के साथ जोड़ेंगे तो उनको कंट्रोल करने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर चाहिए। तो इनको कंट्रोल करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है उसे हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप डिस्प्ले मॉनिटर की बात करते हैं, साउंड कार्ड है, प्रिंटर है, माउस है, हार्ड डिस्क है, या फिर यदि आप मार्केट से स्कैनर लेते हैं, प्रिंटर लेते हैं, प्लॉटर लेते हैं, तो उनको जब आप सिस्टम से कंट्रोल करेंगे तो उसके साथ में एक सीडी आती है, या आजकल तो ऑनलाइन भी इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ से आप ड्राइवर ले सकते हैं। लेकिन वो जो सीडी आएगी उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर फाइल होगी और वो सॉफ्टवेयर फाइल जो होगी वो एक्चुअली में उस डिवाइस का ड्राइवर होगा। जब आप उसको इंस्टॉल करेंगे कंप्यूटर में तो वो विंडोज़ में या लाइनक्स में, यूनिक्स में, कहीं पर भी वो रजिस्टर्ड कर देगी आपके डिवाइस को। जब उस डिवाइस का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो विंडोज़ के नियंत्रण में आ जाता है वो। जब आप फाइल को प्रिंट करेंगे या इंटरनेट चलाएंगे तो उसकी जो कार्यविधि है वो सारी की सारी उस सॉफ्टवेयर के द्वारा संचालित होगी। बायोस हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, उसके भी ड्राइवर अलग से आते हैं। यूएसबी ड्राइवर, डिस्प्ले ड्राइवर, मदरबोर्ड के ड्राइवर्स हैं, प्रिंटर के ड्राइवर, जैसे मैंने अभी काफ़ी नाम लिया आपको, वीजीए ड्राइवर हैं, है ना, वर्चुअल डिवाइस ड्राइवर्स हैं, और साउंड कार्ड ड्राइवर है। यदि ये सही रूप से सिस्टम में काम इंस्टॉल नहीं होंगे तो वो सही रूप से काम नहीं करेंगे। इसलिए जो भी डिवाइसेस आप मार्केट से नया खरीदते हैं तो उसका साथ में ड्राइवर भी आता है, उसको चलाने वाला सॉफ्टवेयर भी आता है। अगली जो कैटेगरी है सिस्टम सॉफ्टवेयर की वो है फर्मवेयर। नाम से पता चलता है, फर्म का मतलब होता है कोई कंपनी। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी न किसी कंपनी को ध्यान में रख कर के बनाए जाते हैं या कोई कंपनी अपने लिए बनाती है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? फर्मवेयर कहलाते हैं। अब ये जो फर्मवेयर हैं ये कंपनियां अलग अलग डिवाइसेस तैयार करती हैं और उनके लिए बनाती हैं। जैसे मान लिया कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, घरों में आप टीवी का यूज़ करते हैं तो जो रिमोट कंट्रोल जिससे संचालित होता है, जैसे यदि सैमसंग का टीवी है तो सैमसंग का ही रिमोट चलेगा उस पर, अकाई का है तो अकाई का ही चलेगा, है ना, या दूसरे जितने भी आपके डिवाइसेस आते हैं उनको नियंत्रित करने वाले सॉफ्टवेयर भी अलग अलग आते हैं। तो ये किसी पर्टिकुलर कंपनी को ध्यान में रख कर के बनाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? फर्मवेयर कहते हैं। जैसे बायोस, बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये हर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं सब में अपना अपना बायोस होता है। यदि आप मोबाइल की बात करें तो जैसे आप मोबाइल स्टार्ट करते हैं तो कंपनी का लोगो आता है, कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी कंपनी का लोगो आता है। उसके बाद आप कंप्यूटर स्टार्ट होगा, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को देखेगा कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है, इसमें डिवाइस ड्राइवर्स हैं या नहीं है, डिवाइसेस लगे हैं तो उनके ड्राइवर भी हैं या नहीं है।
तो ये सारी जो चेकिंग होती है वो बायोस प्रोग्राम के द्वारा ही स्टार्टिंग होती है। सिस्टम जो स्टार्ट होगा वो बायोस प्रोग्राम के द्वारा ही होगा। और ये जो बायोस प्रोग्राम होता है, आपने मेमोरी के नाम सुने होंगे, रैम और रोम। तो ये बायोस चिप जो होती है एक्चुअली में वो रोम चिप होती है, रीड ओनली मेमोरी। इसमें एक बार कंपनी जो अपना सॉफ्टवेयर बना देती है, उसमें स्टोर कर देती है, तो बाद में उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। आजकल तो खैर फ्लैश बायोस आने लगे हैं, जिनको प्रोग्रामिंग आती है तो अपना बायोस जो है वो अपने हिसाब से चेंज करवा सकते हैं। जैसे आपने नेटवर्किंग में बहुत जगह देखा होगा, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, तो जहाँ पर आप जाते हैं तो जैसे आप कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे नेटवर्किंग पर, तो उसमें उस कंपनी का नाम आता है सबसे पहले। जैसे मैं यदि अपने नाम बात करूं अपनी कंपनी का, तो MK टेक्निकल क्लासेस है। तो जैसे हम अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो MKTC लिखा हुआ आता है। तो ये कैसे आएगा? क्योंकि इसको पहले बायोस में प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। यदि उसके बायोस में प्रोग्रामिंग है तो सबसे पहले जैसे आप स्टार्ट बटन क्लिक करते हैं तो सबसे पहले कंट्रोल जो होता है वो कहाँ पर जाता है? बायोस में जाता है। उसके बाद वो ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करता है। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो सिस्टम आपका बूट हो जाएगा। तो बूटिंग प्रोसेस एक बड़ी प्रोसेस है, लंबी प्रोसेस है, उसमें लगभग 7 स्टेप होते हैं। तो ये आपको अलग से वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, तो आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। इसके बाद दूसरे जो है जैसे कंप्यूटर पेरिफेरल, जैसे नाम लिए मैंने अभी, CD-ROM ड्राइव है या आपका CD प्लेयर ही है घर पर, तो उसको भी यदि आप लगाते हैं, अटैच करते हैं, या फिर कंप्यूटर के साथ बहुत सारे डिवाइसेस हैं उनको आप स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले उसका जो है वो बायोस प्रोग्राम जो है सबसे पहले ओपन होगा। यदि बायोस प्रोग्राम ओपन होता है तो उसके द्वारा जो है आगे ऑटोमेटिक उसकी जो बूटिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। कंज्यूमर एप्लीकेशंस जितनी होती हैं वो सारी की सारी, कंज्यूमर एप्लीकेशंस का मतलब ये है कि जैसे आप किसी कंपनी में जाते हैं तो उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। यदि आप कैनरा बैंक में जाते हैं तो कैनरा बैंक की एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। यदि SBI में जाते हैं तो SBI बैंक का, उनका अपना सॉफ्टवेयर चलता है। और जब उनका अपना सॉफ्टवेयर होता है तो उसमें काम करना पड़ता है, वो किसी दूसरे में नहीं चलेगा। जैसे यदि PNB का सॉफ्टवेयर है तो वो कैनरा बैंक में या SBI बैंक में काम नहीं करेगा। तो ये सारी की सारी एप्लीकेशंस जो होती हैं वो सारी कंज्यूमर एप्लीकेशंस के अंतर्गत आती हैं। दूसरा एम्बेडेड सिस्टम है। एम्बेडेड सिस्टम का मतलब किसी दूसरे सिस्टम को अपने सिस्टम में अटैच करना, एम्बेड करना, उसको इंक्लूड करना, या यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेसेस आते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वे सारे प्रोग्राम किसके अंतर्गत आते हैं? फर्मवेयर के अंतर्गत। आगे एक चीज़ और बताई गई है जिसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। ध्यान दीजिए, कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज में काम करता है, मशीन कोड में काम करता है। यदि आपको बाइनरी लैंग्वेज आती है तो आप बाइनरी लैंग्वेज में काम करें, किसी भी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मैं जब क्लास लेता हूँ तो सभी को ये बोलता हूँ कि यदि मुझे हिंदी आती है और आपको इंग्लिश आती है तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कभी नहीं हो सकता है। और यदि कम्युनिकेशन उसके बीच में नहीं होगा तो हम एक दूसरे की बातचीत को किसी प्रकार से समझ नहीं पाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता हो बीच में। किसी को हिंदी आती है, किसी को इंग्लिश आती है, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन तभी हो पाएगा जब उसके बीच में एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता होगी या हो जिसको दोनों चीज़ों का ज्ञान हो। सबसे बड़ी बात है कंप्यूटर जो है, जैसे मैंने बताया आपको, बाइनरी लैंग्वेज में काम करता है और हमें कंप्यूटर की भाषा कोई ना कोई आनी चाहिए तभी हम उसके काम ले सकते हैं। जैसे C++, कोबोल, पास्कल, HTML, जावा, जितनी लैंग्वेज हैं। लेकिन वो लैंग्वेज जो होती हैं वो जस्ट इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती हैं। मतलब उसमें जो कोड लिखा जाता है वो केवल किस में लिखा जाता है? इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है। कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो एक बीच में ऐसा प्रोग्राम होगा जो हमारे प्रोग्राम को कंप्यूटर को समझाएगा और कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके जो कोड निकालेगा वो हमें मॉनिटर स्क्रीन पर ट्रांसफ़र करेगा, भेजेगा कन्वर्ट करके, ताकि हम उसे आसानी से समझ सकें। तो ये होगा कैसे? इसके लिए ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। और ट्रांसलेटर कौन कौन से होते हैं? प्रोग्रामिंग ट्रांसलेटर, एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर और एक असेंबलर।
यदि हम असेंबली लैंग्वेज में काम कर रहे हैं तो उसके लिए जो ट्रांसलेटर होगा वो असेंबलर होगा। यदि आप हाई लेवल लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, C++, बेसिक, कोबोल, पास्कल इत्यादि लैंग्वेज में, तो उसमें जो ट्रांसलेटर होता है वो या तो इंटरप्रेटर होता है या कंपाइलर होता है। ये कंपनी ने अलग अलग अपने हिसाब से बनाए हैं। दोनों में अंतर इतना है कि इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट कर देता है, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, और कंपाइलर जो होता है वो पूरे प्रोग्राम को इकट्ठा रीड करता है और कंप्यूटर को समझा देता है। तो ये भी किसके अंतर्गत आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। आगे यूटिलिटीज प्रोग्राम्स होते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम का मतलब कंप्यूटर के साथ इतने सारे उपकरण लगते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, कई कुछ लगता है। ये कंप्यूटर के अंदर ही काम करना है, फाइल को कॉपी करना है, पेस्ट करना है, उनका मैनेजमेंट करना है, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में ट्रांसफ़र करना है। तो इनको करने के लिए भी सॉफ्टवेयर होते होंगे, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है ये भावनाएं नहीं समझता है। ये क्या समझता है? कमांड ही समझता है। यदि उसमें कमांड होगी और काम करने के लिए उचित प्रोसेस होगी तभी वो काम कर पाएगा, अदरवाइज वो काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, जितने भी छोटे छोटे काम होते हैं उनको करने के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम में छोटी छोटी फाइलें रहती हैं। जैसे माउस को ही आप यूज़ करना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो ये डायरेक्ट काम थोड़ी नहीं कर रहा है, या हम सोचें काम हो जाए, जादू तो है नहीं। तो इसको करने के लिए भी एक छोटे छोटे जो प्रोग्राम होते हैं वो सारे के सारे कंप्यूटर के अंदर रहते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? यूटिलिटी प्रोग्राम्स। कलेक्ट करके पूरे का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, डायरेक्टरी के लिए हैं, मैनेज करने के लिए, और सिस्टम को क्लीन करने के लिए विंडोज़ फाइल एक्सप्लोरर, जैसे अभी अभी बताया मैंने, फाइल को डिलीट करना है या फाइल की कॉपी करनी है, कुछ भी काम करना है, या विनरार, विनजिप, ये फाइलों को जिपअप करने के लिए, उसको छोटा करने के लिए सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो ये छोटी छोटी जो यूटिलिटीज़ हैं इनको मिला करके एक बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार होता है और यूज़र किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए सक्षम होता है। दूसरे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऊपर देखिए जितनी कैटेगरीज बताई वो सारी की सारी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो सिस्टम को ही मैनेज करते हैं। और यदि सिस्टम मैनेज नहीं होगा तो हमारे काम नहीं होंगे, लेकिन यदि आपका सिस्टम मैनेज हो जाता है तो हम उससे किसी भी प्रकार का जो कार्य है वो ले सकते हैं। तो कार्य लेने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं वो सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोग नोट्स बनाना चाहते हैं या ऐसे लेटर स्टोरी लिखना चाहते हैं तो इसके लिए MS वर्ड है। यदि आपको कैलकुलेशन के काम करने हैं तो इसके लिए एक्सेल है। प्रेजेंटेशन के काम करने हैं तो उसके लिए पावर पॉइंट है, या पेज मेकर, फोटोशॉप, फोटो के सारे काम करने हैं तो फोटोशॉप है। इवन जो अपन लोग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उन लैंग्वेज को भी किस कैटेगरी में रखा गया है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में। तो इसकी भी कई कैटेगरीज हैं, ध्यान से देखिए। जैसे वर्ड प्रोसेसर, जैसे अभी अभी मैंने नाम लिया कि आपको ऐसे लेटर स्टोरी कुछ लिखना है तो वर्ड प्रोसेसर में लिखी जाएगी। तो इसके लिए गूगल डॉक्स और MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा वर्ड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया गया है जो MS ऑफिस का ही एक प्रोडक्ट है। वर्ड परफेक्ट है, कोरल, ये सारे वर्ड प्रोसेसर हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर में काम करते हैं। दूसरा डेटाबेस सॉफ्टवेयर, यदि हम कोई लैंग्वेज यूज़ करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, या आप, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं और उन फॉर्म्स को भरने के बाद आपका जो डेटा वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होता होगा। तो वो डेटा कहाँ स्टोर होता है? वो डेटाबेस में स्टोर होता है। तो इसका भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यदि डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो हम किसी प्रकार का डेटा स्टोर नहीं कर पाएंगे, और जब डेटा स्टोर नहीं होगा तो भविष्य के लिए हम इंफॉर्मेशन जब वो स्टोर कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्लिपर, फॉक्स प्रो, डीबेस, MS एक्सेस, फाइल मेकर, MySQL, ओरेकल, ये सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो सारे के सारे DBMS कहलाते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जितने भी हम कंप्यूटर में कोई किसी चीज़ को कंप्यूटराइज्ड करते हैं तो इनका बहुत बड़ा महत्व होता है। ये हमें उसको स्टोर और मैनेज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जो अगली कैटेगरी है वो है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स।
मल्टीमीडिया का मतलब ऑडियो वीडियो जितने भी काम होते हैं, हमारे गाने सुनने हैं, वीडियो देखना है, तो ये सारे के सारे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। या फिर ग्राफिक्स कोई तैयार करनी है, जैसे आपको फाइल को छोटा करना, बड़ा करना, या फ़ोटो जो आती हैं आपकी उनमें ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट करना, तो ये सारे के सारे यहाँ पर मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। पिकासा है ना, मीडिया मंकी, इंकस्पेस, एडोब फोटोशॉप, मीडिया प्लेयर, VLC, ये सब उपयोगी सॉफ्टवेयर हैं और सबसे पॉपुलर हैं। शिक्षा के सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे आते हैं। यदि एजुकेशन प्रोवाइड करनी है किसी को, या फिर आपको कुछ सीखना है, कंप्यूटर में पेंटिंग सीखनी है, या ये सारे के सारे एकेडमिक सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ग्राफिक्स तैयार करने के लिए फोटोशॉप, ब्लेंडर है ना, मोडो, जेम्प, कोरल ड्रॉ। वेब ब्राउज़र हैं। वेब ब्राउज़र मतलब वेबसाइट्स को शो करने के लिए जितने सॉफ्टवेयर आते हैं वो वेब ब्राउज़र कहलाते हैं। इंटरनेट का कोई भी काम यदि आपको करना है तो वो किसके द्वारा होगा? वेब ब्राउज़र के द्वारा। यदि वेब ब्राउज़र नहीं है तो उसमें काम नहीं होगा। जैसे यहाँ पर गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी, यूसी ब्राउज़र, ये सारे के सारे ब्राउज़र हैं। जैसे यहाँ पर यदि मैं आपको बताऊँ तो ये ब्राउज़र वेब ब्राउज़र है। इस वेब ब्राउज़र को आप ओपन करेंगे तभी इसकी में इंटरनेट की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, यदि मैंने इस ब्राउज़र में लिखा तो ये सर्च इंजन है, तो इसको वो सर्च करेगा और यहाँ पे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपकी आ जाएगी। इंट्रोडक्शन जो है वो आ जाएगा। इसको आप क्लिक करेंगे, इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पर दिखाई देने लगेगी। इसी तरह से इसका जो अगला सॉफ्टवेयर होता है वो है एम्बेडेड सिस्टम्स। तो दोस्तों इसके बारे में जानकारी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताता हूँ। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।